गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुछ विद्यार्थियों का क्वेश्चन था कि सर हमें महत्वपूर्ण नियम व सिद्धांत प्रोवाइड कर दीजिए एक साथ। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ऐसी पीडीएफ तैयार की है जिसमें कंप्लीट फिजिक्स के कुछ 20 महत्वपूर्ण नियम और सिद्धांत एक जगह डिटेल सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपने एक दोस्त में जरूर शेयर करें। इस पीडीएफ को तैयार करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि 12th क्लास का टॉप से टॉप कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आपने पिछले वीडियोस में भी पूरा सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल कार्यरत नहीं करता है तो वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में या समान वेग से सीधी रेखा में चलती रहती है। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आसान भाषा में आप ऐसे भी कह सकते हो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो। अब प्रथम नियम को कौन सा नियम कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व के नियम की परिभाषा पढ़ लेते हैं। जड़त्व का नियम क्या होता है? तो यदि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था यानी स्थिर या गतिशील को बदलने का विरोध करती है, इसे ही जड़त्व कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी वो विराम में तो विराम में रहना पसंद करेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना पसंद करेगी। इसमें कई बार पूछ लेता है कि बस के ऊपर रखा हुआ सामान है वो रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो जड़त्व के कारण। यदि बस गतिशील होगी तो सामान भी वो गतिशील होगा, जैसे ही बस अचानक रुकेगी तो सामान आगे की ओर गति करता है, इसीलिए उसे रस्सी से बांधा जाता है, जड़त्व के कारण। अब जड़त्व 3 प्रकार का होता है, स्थिर जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा का जड़त्व। आगे आता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यह भी महत्वपूर्ण नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यह होता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। लगाया गया बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के सीधा समानुपाती होता है। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, F बराबर ma होता है। ये आता कैसे है? तो बिल्कुल आसान है, ऐसे ही होता है। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के सीधे समानुपाती होती है। अब समानुपाती का साइन हटाते हो तो कोई कांस्टेंट लगा देते हो। P संवेग बराबर क्या होता है? P बराबर mv अपॉन में T है ही वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। K का मान प्रयोगों से 1 प्राप्त होता है, तो K की जगह 1 रख देते हो और ये वेग में परिवर्तन की दर त्वरण हो जाता है F बराबर ma। ये इस प्रकार व्युत्पन्न होता है। तो आपको डायरेक्ट F बराबर ma ध्यान में रखना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। F बल है, m द्रव्यमान है, a त्वरण है। इसी प्रकार अगला चौथा क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है, इसे ही कहते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक उदाहरण भी आपको ध्यान में रखना है न्यूटन की गति का तृतीय नियम का। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है। यानी आप बंदूक से गोली चलाओगे ना तो बंदूक है वो वापस पीछे की ओर झटका खाती है। यानी कि जितने वेग से, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहां पर, जितने वेग से गोली आगे की ओर जाती है ना उतने ही वेग से बंदूक भी पीछे की ओर आती है। तो फिर बंदूक है वो गोली जितनी दूरी पर क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो बंदूक होती है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, इसीलिए गोली के जितनी दूरी पर वो नहीं जाती है। तभी बंदूक चलाते हैं तो कंधे है उससे संपर्क में रखा जाता है बंदूक को। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यह भी एक महत्वपूर्ण नियम है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है।
फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, F इक्वल टू जी एम एम बटा डी स्क्वायर, यानी दो पिंड है उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के तो सीधा समानुपाती होगा और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। इसका मात्रक और विमा भी आपको पढ़ना है। जी का मात्रक क्या हो जाता है, तो जी को अलग रख लो, बाकी सभी का पक्षांतरण कर दो। जैसे बल का न्यूटन हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके अपॉन में आएगा तो किलोग्राम स्क्वायर। यही इसका मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी विमा भी आप निकाल सकते हो, न्यूटन है तो बल की विमा हो जाती है m1 L1 T-2 हो जाती है। इसी प्रकार लंबाई की विमा L1 होती है तो L2 हो जाती है, और किलोग्राम है इसको m2 से लिख देते हैं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो इसकी विमा आ जाती है। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक की विमा भी महत्वपूर्ण होती है, आपको पढ़ना है। अब न्यूटन की गति का तत्व नियम हमने पढ़ रखा है और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी पढ़ लिया है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होता है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण किसी बिंदु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के आकर्षण के कारण जो उत्पन्न त्वरण है उसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। देखो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी विमा क्या हो जाती है त्वरण की, तो मीटर है तो L1 हो जाएगा बटा सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब T2 हो जाएगा L1 T-2। यही त्वरण की विमा होती है। तो साथ के साथ विमा आपको पढ़ना है। बाकी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो सारे मैंने क्लियर करवा ही दिए, आपको बता दिए एक ही वीडियो में। ये है वो कुछ महत्वपूर्ण नियम, आपका कमेंट्स था कि सर महत्वपूर्ण नियम है वो एक जगह एक बार के लिए एक साथ हमें सिखा दीजिए, इसीलिए इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। समान त्वरण के गति समीकरण क्या है। समान त्वरण के लिए गति के समीकरण बताने हैं, तो तीन महत्वपूर्ण समीकरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो तीनों आपको ध्यान में रखना है। पहला है v बराबर u प्लस AT, दूसरा है s बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये तीनों के तीनों जो नियम है वो आपको ध्यान में रखना है। पहला v बराबर u प्लस AT, दूसरा s बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। इस पर आप न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हो, एक छोटा न्यूमेरिकल आ भी सकता है। u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, a त्वरण होता है, t समय होता है और s विस्थापन होता है। यदि आपको ये पीडीएफ और ये मेरे द्वारा की गई मेहनत पसंद आ रही है तो आप जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है। अगला है कार्य ऊर्जा सिद्धांत। तो पहले हम कार्य को समझते हैं, कार्य क्या है। जनरल कई बार डेफिनेशन जैसे पूछ ले कार्य होता क्या है, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होता है तो उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, आपने बल लगाया और उसमें विस्थापन हुआ तो वो क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना। कार्य का मात्रक क्या होता है, SI मात्रक, तो कार्य का SI मात्रक होता है जूल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विमा क्या होती है कार्य की गतिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की, इन सब की विमा समान होती है m1 L2 T-2। शक्ति की विमा क्या होती है बताइए, शक्ति P की विमा क्या होती है बताओ, शक्ति की विमा। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। जैसे कार्य की तो विमा हो जाएगी m1 L2 T-2, अभी हमने पढ़ी है, और T है उसकी T1 हो जाएगी, तो विमा हो जाती है शक्ति की m1 L2 T-3 हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार एक क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये देखो, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को तो शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के प्रकार क्या क्या होते हैं, ऊर्जा के प्रकार होते हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपको ध्यान में रखना है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है
के बराबर 1/2 mv², यानी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। कई बार द्रव्यमान दे देता है, वेग दे देता है और गतिज ऊर्जा पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है k = 1/2 mv²। m द्रव्यमान है, v वेग है। इसी प्रकार आपसे पूछ ले स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे कोई डैम है और डैम में पानी भरा हुआ है, तो जैसे ही डैम को ओपन किया जाता है, बांध को ओपन किया जाता है, तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में था पानी। अब जैसे ही बांध को खोला जाता है ना, तो ये पानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार आपने कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु, आपने h ऊंचाई तक उठा लिया है उसे, तो उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा mgh। इसी प्रकार जैसे कोई चाबी भरने वाला खिलौना है, चाबी भरने वाला आपके पास खिलौना है। अब उस खिलौने में चाबी को जैसे ही आप घुमाते हो ना, तो क्या होता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। अब जैसे ही आप चाबी को छोड़ते हो, तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है वह किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। उस चाबी को जैसे निकालते हो तो वो गति करने लगता है खिलौना। तो जैसे ही चाबी भरते हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही चाबी निकालते हो तो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें यदि आपको द्रव्यमान और ऊंचाई दे देते हैं तो स्थितिज ऊर्जा आप आसानी से निकाल सकते हो। इसमें मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूं, जो कार्य ऊर्जा परमे का, कि कार्य ऊर्जा परमे क्या होती है, तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे ही कार्य ऊर्जा परमे कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल शॉर्ट में कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। संवेग और संवेग संरक्षण का नियम। पहले तो संवेग क्या होता है, तो संवेग को लिखते हैं p से, p बराबर mv होता है संवेग, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग के बराबर होता है। बताओ इसका मात्रक क्या होता है, तो देखो किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक, वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रक हो जाता है। विमा भी आप निकाल सकते हो। अब ध्यान रखना, आवेग क्या होता है, आवेग होता है बल इंटू समय। आवेग क्या होता है, संवेग आया तो आवेग को भी बता देते हैं। आवेग होता है बल इंटू समय। इनके भी विमा ध्यान में रखना, बल की विमा हो जाती है m1 L1 t-2 और समय की विमा होती है t1, तो क्या हो जाएगी विमा m1 L1 t-1। मन करता है आपको इस फिजिक्स को एक साथ पढ़ाते ही जाऊं, लेकिन क्या है कि इसमें स्टोरेज थोड़ा कम है, तो लिमिटेड समय में, कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ना है। आवेग संवेग पर में भी ध्यान में रखना, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है? आवेग के बराबर होता है। उसे ही आवेग संवेग परिवर्तन कहते हैं, जो आवेग संवेग पर में कहते हैं। आगे संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। यदि किसी बंद प्रणाली पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं करता है तो कुल संवेग स्थिर रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, बाह्य बल मान लो जैसे शून्य है, तो उसका संवेग स्थिर रहेगा। देखो कैसे, तो बल क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। तो बल के स्थान पर संवेग में परिवर्तन की दर लिख सकते हैं हम। अब देखो, यदि किसी भी राशि का अवकलन शून्य है, जैसे p है संवेग, d/dt किया, अवकलन शून्य है, इसका मतलब वो राशि कैसी है, वो राशि कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका संवेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो किसी भी वस्तु पर बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो उसका कुल रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है। तो p बराबर कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। p के स्थान पर p1 + p2 + p3 भी लिख सकते हैं। आगे महत्वपूर्ण नियम आते हैं केपलर के नियम। केपलर के नियम भी महत्वपूर्ण है। केपलर का प्रथम नियम क्या होता है, तो प्रथम नियम है ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और सूर्य इनके फोकस पर स्थित होता है। ये होता है केपलर का प्रथम नियम, महत्वपूर्ण नियम है, पूछ लेता है। इसी प्रकार केपलर का द्वितीय नियम आपको शॉर्ट में बिल्कुल ये तो ध्यान में रखना ही है, ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, समान समय अंतराल में
समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे पहले टी समय में इतना क्षेत्रफल तय किया है तो अगले टी समय में इतना क्षेत्रफल तय करेगी। ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये होता है केपलर का द्वितीय नियम। केपलर का तृतीय नियम भी महत्वपूर्ण है, ये तो ऑप्शन में भी पूछ लेता है। केपलर का तृतीय नियम क्या होता है? टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, यानी कि आवर्तकाल का वर्ग है वो जो दूरी है उनके घन के समानुपाती होता है। परिभ्रमण काल हो जाएगा टी, आर हो जाएगी कक्षा की त्रिज्या। दोनों ध्यान में रखना, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यूब, ये होता है केपलर का तृतीय नियम। आगे उष्मागतिकी के नियम, ये भी महत्वपूर्ण नियम है, इनको भी समझते हैं। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं उष्मागतिकी का प्रथम नियम से पहले बता दूं उष्मागतिकी का एक शून्यवां नियम भी होता है, उसको भी एक बार जरूर पढ़ लेना। शून्यवां नियम क्या होता है? यदि जैसे कोई तीसरा निकाय या दो निकाय एक दूसरे से पृथक तापीय साम्य में होते हैं तो वो एक दूसरे के लिए भी तापीय साम्य में होते हैं। ये होता है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। जैसे पहले इसके तापीय साम्य में इसके तापीय साम्य में है तो ये दोनों आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। ये होता है उष्मागतिकी का शून्यवां नियम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है? तो ध्यान रखना, उष्मागतिकी का प्रथम नियम ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के पर आधारित होता है। ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। तो ऐसा भी पूछ लेता है उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब ध्यान रखना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। यदि किसी निकाय को डेल क्यू उष्मा दी जाती है तो कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा में और शेष कार्य के रूप में संचित होता है, तो दी गई उष्मा आंतरिक ऊर्जा और कार्य के योग के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान में रखना। डेल यू होती है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल टेम्परेचर ताप पर निर्भर करती है। डब्ल्यू का भी फॉर्मूला ध्यान में रखना, डब्ल्यू बराबर पी डेल वी होता है। समतापीय, समदाबीय, समायतनिक, रुद्धोष्म, ये सभी प्रक्रम भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ये उष्मागतिकी का प्रथम नियम हो गया। ऐसे ही उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, वो भी आप शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि उष्मा स्वतः उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। उष्मा है वो स्वतः कैसे प्रवाहित होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। निम्न ताप से उच्च ताप की ओर उष्मा का स्थानांतरण संभव नहीं होता है बिना किसी बाह्य कार्य के। यही होता है उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। आगे आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावक बल लगता है जो विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। यानी कोई वस्तु को द्रव्य में डुबाया जाता है तो द्रव्य उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावक बल लगाता है जो विस्थापित द्रव्य के भार के बराबर होता है। इसे ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। आगे पास्कल का नियम, ये भी महत्वपूर्ण नियम है। द्रव्य में लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। द्रव्य में लगाया गया जो दाब है वो सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसे ही कहते हैं पास्कल का नियम। आपको ध्यान में रखना है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी पास्कल के नियम पर ही आधारित होते हैं। इसी प्रकार एक बर्नौली में भी आपको ध्यान में रखना है। बर्नौली में क्या होती है? एकांक आयतन पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाबीय ऊर्जा, इन सभी का योग है वो नियत होता है। ये होती है बर्नौली में, ये भी ध्यान में रखना। यदि आपने पूरे वीडियो को देखा है और यदि वीडियो पसंद आया है ना आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने एक दोस्त में जरूर शेयर करें। जल्दी हम 12th क्लास के लिए भी मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छा एग्जाम होने वाला है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर का सॉल्यूशन भी हम करेंगे, तो आप सॉल्यूशन भी जरूर से देखें।